हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद में हम इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये संख्याओं पर आधारित चैप्टर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहले नंबर पर लिया है उसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक से लेकर के अनंत तक। तो यहाँ पर देखिए, एक हो गया, फिर दो आएगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इसी प्रकार 10 होगा, फिर 11। ये डॉट 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 कहाँ तक होता है स्टूडेंट? इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो एक से लेकर के इसी प्रकार की अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अब ये बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कितनी होती है स्टूडेंट? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख लो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट? 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अगर ये कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो ये स्टूडेंट निर्धारित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि आप कहोगे कि सबसे बड़ी यहाँ पर हमें दिख रही है 11, तो 11 के आगे स्टूडेंट कितना होता है? 12 होता है। अगर आप 12 कहोगे तो उसके आगे संख्या 13 होती है। इसी प्रकार आप अगर 100 को कहोगे तो 100 के आगे 1000 भी होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात को याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं तो इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। देखिए, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बस फ़र्क इसमें इतना है कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक की होती हैं और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, 8, फिर 9, 10, 11, 12, ये भी डॉट 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 कहाँ तक होगा स्टूडेंट? इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं तो जीरो से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो कितनी स्टूडेंट? 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट? 0 होती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जिसका अगला है वो कौन सी है? पूर्णांक है। ठीक है, अब ये पूर्णांक क्या होते हैं तो पूर्णांक देखिए क्या होते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याओं को, सभी संख्याएं। ठीक है, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, किस प्रकार से? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये माइनस का कितना है? इनफाइनाइट है। इसके बीच में यहाँ पर ये कितना होगा? 0 होगा। और इधर की साइड में है यहाँ पर ये क्या होगा? प्लस का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 0 से तुम राइट साइड में जाओगे तो ये सभी संख्या प्लस में होती हैं। तो 0 के बाद में 1 आता है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इसी तरह ये डॉट 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 कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। और अगर 0 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो यही संख्याएं काहे में होती हैं? माइनस में होती हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1 होगा, फिर माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा,
माइनस का 4 होगा, फिर ये डॉट 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 कहाँ तक होगा, माइनस के इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्टूडेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पूर्णांक के प्रकार की बात करें तो स्टूडेंट पूर्णांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के प्लस के इनफिनिट तक के जितने भी पूर्णांक होते हैं इन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में माइनस के 1 से लेकर के माइनस के इनफिनिट के बीच के जितने भी पूर्णांक होते हैं इन्हें कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है स्टूडेंट, ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये सब काहे में होते हैं, माइनस में होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद में देखिए एक और पूर्णांक होता है जीरो। अब देखिए जीरो ये जो होता है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है और ना तो ये ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। जीरो अपने आप में क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कौन है, सम संख्याएं हैं। अब देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको तो आपने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2, देखिए 2 जो है ये स्वयं 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 4 भी 2 से विभाजित हो जाता है, 6 भी हो जाता है, इसी प्रकार 8 होगा, फिर उसके बाद में कितना होगा, 12 होगा, फिर उसके बाद 14, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक होंगी, ये इनफाइनाइट तक होंगी। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप इसे कह सकते हो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे मान लो ये तो अभी छोटी छोटी संख्याएं थी, तो आप इसको बता सकते हो अगर बाई चांस कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उससे आप कैसे पहचानोगे। देखिए हमने कहा कि एक संख्या है 1476, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसको पहचानने के लिए आपको यहाँ पर इकाई अंक देखना है। ठीक है, इकाई अंक में अगर 0 आ जाए, यहाँ पर आप लिख लीजिए, अगर इकाई अंक में 0 हो या 2 हो या 4 हो और या 6 हो और या तो कितना हो, 8 हो, तो जिन संख्याओं के इकाई अंक में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, वो सभी की सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। क्योंकि ये जो होता है नियम, यही नियम कहलाता है 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और कितना होता है, 8 होता है, तो वो सभी की सभी संख्याएं पूर्णतया 2 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या के इकाई अंक में कितना है, 4 है, तो ये पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से जब ये विभाजित हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इसी प्रकार अगर और हम एग्जांपल लें, यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या के इकाई अंक में कितना है, 1 है। तो जब इस संख्या के इकाई अंक में 1 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, केवल वही संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, अन्यथा वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पर ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, यहाँ पर इसके इकाई अंक में कितना है स्टूडेंट, 1 है। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसीलिए फिर हम इसे ना कहेंगे क्या, नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसके इसी तरह से एग्जाम्पल और लें, यहाँ पर हमने कहा ये एक संख्या है, ठीक है, 1,56,712। तो अब देखिए इसके इकाई अंक में स्टूडेंट कितना है, 2 है। तो इसके इकाई अंक में 2 है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे ये एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये सम संख्या नहीं है, तो जब ये नहीं है तो ये किस प्रकार की संख्या होगी, तो ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट, विषम संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो सम संख्याएं स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर आप याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आप लोगों से कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन होती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, सबसे छोटी, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। तो सबसे छोटी जो धनात्मक सम संख्या होती है वो स्टूडेंट कितनी होती है,
2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो इस बात को यहाँ पर आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगली जो है वो कौन सी है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब 2 से कौन नहीं विभाजित होती हैं, देखिए 1 हो गया, 1 भी 2 से विभाजित नहीं होता। फिर उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इसी प्रकार 15 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो, अगर आपसे कोई पूछे विषम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर आप बताओगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, तो उसका जवाब कितना होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से और स्वयं से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाएं, उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे हमने एक संख्या ली है स्टूडेंट कितनी, 20, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये भाज्य है या नहीं है। तो देखिए 20 जो है ये अपने आप से तो स्वयं से कटेगी, 20 एकम 20 और 20 एकम 20, तो इसको कट कर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार ये जो 20 है ये स्टूडेंट कितने से कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, क्योंकि 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ठीक है। इसी प्रकार ये जो 20 है ये स्टूडेंट कितने से कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 चौके 20 बराबर 4 आएगा। इसी प्रकार ये जो 20 है स्टूडेंट ये 4 से भी कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 मतलब 5 आ गया। इसी प्रकार ये स्टूडेंट जो 20 है ये कितने से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 धाम कितना होता है, 20 होता है। यानी ये जो 20 वाली संख्या है ये स्वयं से भी कट रही है और अन्य संख्याओं से भी क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाती हैं, यानी स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक संख्या है जिसका नाम है कितना, 9, ठीक। अब देखिए 9 जो है ये 9 से तो स्वयं से कटेगी ही कटेगी, ठीक है। और उसके बाद में ये 9 है ये 1 से भी कटेगी, क्योंकि हर एक संख्या 1 से कटती है और अपने आप से भी कटती है, ठीक है। तो 1 से कटेगी तो 9 आएगा। उसके बाद में ये 9 जो है स्टूडेंट ये 3 से भी कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 9 9 से कट रही है, 1 से तो कटेगी कटेगी और 3 से भी कट रही है, तो इस क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो संख्याएं स्वयं से कट जाएं और किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगली संख्या। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं और केवल 1 से विभाजित होती हैं और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने लिया है 2, तो 2 देखिए ये एक अपने आप में ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल यह अपने आप से कट जाएगी, यानी अपने आप से विभाजित हो जाएगी और उसके बाद ये 1 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कितना आता है, इसके बाद 3 आता है। 3 भी एक अपने आप में ऐसी संख्या है जो ये स्वयं से विभाजित हो जाएगी और ये 1 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसी प्रकार 5 भी एक संख्या ऐसी है जो स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। फिर उसके बाद में 7 आता है। 7 के बाद में स्टूडेंट 11 आता है। 11 के बाद में 13, 13 के बाद में यहाँ पर 17, 17 के बाद में 19, फिर उसके बाद 23, 23 के बाद में 29, फिर 31, फिर उसके बाद में 37, 37 के बाद में स्टूडेंट 41, फिर 43, 43 के बाद में यहाँ पर 47 आती है। 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59, फिर उसके बाद में देखिए 60, 60 के बाद में 67, 71,
73, 73 के बाद में यहाँ पर होता है स्टूडेंट 79, 79 के बाद में 83, 83 के बाद में 89, फिर उसके बाद में कितना होता है स्टूडेंट 97। तो ये देखिए 1 से लेकर के 100 तक की ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल ये अपने आप में स्वयं से कटती हैं और ये किसी भी संख्या से बिल्कुल नहीं कटती हैं। स्वयं से कटेंगी और केवल ये 1 से कटेंगी, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी होती हैं, जहाँ p व q, ठीक है, जहाँ p व q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर परंतु q जो होता है ये डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से कहोगे, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी होती हैं, जहां p व q पूर्णांक होते हैं, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 बटे में कितना 3। तो देखिए 1/3 में एक जो होगा ये p के बराबर हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगा हुआ है, फिर बटे में कितना है q है। तो देखिए p बटा q के फॉर्मेट में हो रही हैं। और उसके बाद देखिए 1 है और 3 है, तो 1 और 3 ये क्या है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और उसके बाद q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो 1/3 क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 3 बटे में कितना 4, तो ये भी देखिए p बटा q के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। 3 और 4 क्या है, पूर्णांक है, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 3 बटे में कितना 7, और इसी प्रकार कह सकते हो माइनस का 2 बटे में 4। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 बटे 4 है, ये भी अपने आप में एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि p बटा q के रूप में है। और उसके बाद माइनस का 2 और 4 ये दोनों आपस में कैसे हैं, पूर्णांक हैं। तो ये भी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार कह सकते हैं माइनस का 5 बटे कितना 3, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम एक संख्या लिखते हैं। अब आप लोग को बताओ कि यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं एक 2, 2 बताइए एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है। तो आप लोग जानते हैं अगर किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर देखिए p का फॉर्मेट है, नीचे देखिए q का फॉर्मेट है। 2 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो p बटा q के रूप में है, पूर्णांक भी देखिए हैं, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब 2 भी एक अपने आप में परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम लिखते हैं 4, तो 4 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 4/1 यानी p बटा q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम कहते हैं केवल 7 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो जी हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 7 के बटे में अगर कोई भी संख्या नहीं है तो इसके बटे में 1 होगा। तो p बटा q का फॉर्मेट बनना है, तो 7/1 कैसी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं स्टूडेंट जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी होती हैं। सीधी सी बात यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो संख्या अंडर रूट में लिखी हों और उनका वर्गमूल पूर्णतया ना मिले, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अंडर रूट में कितना 3, तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अंडर रूट में 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5, ठीक है। ये डॉट 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 कहाँ तक होंगी, इसी प्रकार इनफाइनाइट तक होंगी। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन है बताना कि यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं अंडर रूट में कितना 9। अब बताइए अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बहुत लोगों का यहाँ पर जवाब होगा कि 9 पर अंडर रूट लगा है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। नहीं, क्योंकि जब स्टूडेंट इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। तो 3 का जोटा मिल रहा है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 3। तो 3 देखिए अपने आप में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 के बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बटे में कितना होगा, 1 होगा। तो 3/1 यानी p बटा q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो जब 3/1 परिमेय संख्या है तो अंडर रूट
9 भी स्टूडेंट कैसी होगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जिन संख्याओं का पूर्णतया वर्गमूल मिल जाएगा वो सभी संख्याएं स्टूडेंट परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और जिन संख्याओं का पूर्णतया वर्गमूल नहीं मिलेगा वो सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो स्टूडेंट आपको इन संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट और सीखेंगे जो प्रश्नावली से संबंधित होंगे।